नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान की अपवाह प्रणाली और प्रमुख नदियां जो हैं उनके बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर हो, रीट हो, पुलिस हो, पटवार हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक लगता है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं राजस्थान की अपवाह प्रणाली एवं नदियाँ। अपवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, कौन कौन से भाग हैं? पहला है अरब सागर की नदियाँ, दूसरा है अंतःप्रवाह की नदियाँ और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो दोस्तों, ये कैसे होता है कि जब अरब सागर की नदियाँ वो नदियाँ हैं जिनका जल अरब सागर में जाता है। अंतःप्रवाह की नदियाँ जिनका जल ना तो अरब सागर में जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी में, ऐसी नदियाँ अंतःप्रवाह नदियाँ कहलाती हैं। और जिन नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कहलाती हैं। तो आज हम आपको सिर्फ बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को शामिल किया है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सिर्फ वही फैक्ट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसको हमने एक ट्रिक बनाई है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिए। बाकी इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियों का जल जाता है, जिन नदियों का बंगाल की खाड़ी में जल गिरता है, उसके लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है बीका को बाप बकरी पचा गयो। ट्रिक दोबारा सुन लीजिए, बीका को बाप बकरी पचा गयो। दोस्तों, इस ट्रिक का वैसे कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ याद करने के हिसाब से बनाई गई है। आप ट्रिक जो भी चाहें बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि बी से हो गया, बीका का बी है, बी से स्टार्ट होता है बनास। का से होता है काली सिंध, तो बी से बनास हो गया, का से काली सिंध हो गया। नेक्स्ट है को, तो को से स्टार्ट हो गया कोठारी। नेक्स्ट है बा, तो बा से स्टार्ट होता है बाणगंगा। ऐसे ही पै से परवन स्टार्ट होता है। बकरी का मतलब जो होता है, देखिए बकरी में बै से बै स्टार्ट हो रहा है, बकरी का जो वर्ड है वो बै से स्टार्ट हो रहा है। तो बेडस नदी जो है वो भी बै से स्टार्ट होती है, तो बै से बेडस भी हो जाएगा, बै से बकरी होता है। नेक्स्ट है पै, पै से पार्वती हो जाएगा, चा से चंबल हो जाएगा। और गयो, गयो का पहला जो वर्ड है गै से स्टार्ट होता है, और गंभीरी नदी का जो वर्ड है वो भी गै से स्टार्ट होता है। तो ये ट्रिक है, आप जैसे भी याद करना चाहें वैसे याद कर लें। और ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स बता सकते हैं, तो लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जैसे भी याद करना चाहें। अब थोड़ा सा नदियों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी जो है, लगभग क्वेश्चन जो हैं चंबल नदी के बारे में पूछे जाते हैं। बाकी नदियाँ भी हैं जिनसे पूछे जाते हैं, लेकिन चंबल नदी इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ हैं जो जिनके बारे में सिर्फ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो ही डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चंबल नदी का उपनाम जो है, इसको चरमनवती भी कहते हैं, नित्यवाही भी कहते हैं और कामधेनु भी कहते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कामधेनु किस नदी को कहा जाता है या चरमनवती कहा जाता है, ऑप्शन दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है। आगे देखते हैं उद्गम।
दोस्तों मध्य प्रदेश में महू ज़िले में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के महू ज़िले में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से। इम्पोर्टेंट है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि चंबल नदी जो है राजस्थान में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो वो हो गया चौरासीगढ़। और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई कौन सी है, तो वो होगी चंबल नदी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 135 किलोमीटर बहती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। आपको कई जगह 965 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, या 965 होगा या 966 होगा, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना। जबकि राजस्थान में यह 135 किलोमीटर लंबी है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई होगी 966, और राजस्थान में बहती है वो है 135 किलोमीटर। राजस्थान कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र जो है वो कहाँ हो गया? देखो, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़ से कोटा आई, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मुरादगंज जो है वो याद रखना आपको। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि चंबल इटावा के पास कौन से स्थान पर यमुना नदी में विलीन होती है, तो मुरादगंज नामक स्थान पर। आगे देखते हैं। भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। अभी ऊपर देखा अपन ने कि भारत की यह एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। तो ये कौन से प्रदेश के साथ करती है, तो ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। अब इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो सहायक नदियां हैं, इम्पोर्टेंट देख लीजिए। पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, बामणी है, फुराई है, कुराल है और मेज नदी है। ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी की सहायक नदियों में से नहीं है, तो नहीं है वाला क्वेश्चन जो आता है वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पार्वती, काली सिंध, बनास, बामणी, पुराई, कुराल और मेज नदी। आगे देखते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो बांध कौन कौन से हैं? एक तो है गांधी सागर बांध। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध हैं, तो राजस्थान में कुल बांध हैं 3, और चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 4। 4 कैसे? कि राणा सागर जो बांध है वो राजस्थान में नहीं, जबकि है चंबल नदी पर ही, लेकिन वो है मध्य प्रदेश में। तो पहला हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कोटा राजस्थान में है। और चौथा है कोटा सिंचाई केंद्र जो कोटा राजस्थान में है। चलो आगे देखते हैं। जब बामनी नदी भैंसरोडगढ़ में आकर चंबल में मिलती है तो चित्तौड़गढ़ में यह चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या फिर चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, यह राजस्थान, आपको बता दें कि राजस्थान में यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 18 मीटर। तो आपको पूछ लें, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। इस नदी पर रावत भाटा परमाणु बिजली घर है, जो कनाडा के सहयोग से 1965 में निर्माण कार्य पूरा किया गया था। तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से रावत भाटा परमाणु बिजली घर कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो हो गया आपका चंबल नदी पर। आगे देखते हैं, त्रिवेणी संगम। दोस्तों, चंबल नदी जो है, त्रिवेणी संगम क्या किसे बोलते हैं? तीन नदियों के संगम को। मान लीजिए ये एक नदी है, ये दूसरी नदी आ रही है, ये तीसरी नदी आ रही है, यहाँ से एक होके मिल रही हैं, तो इस स्थान को जो बोलते हैं वो बोलते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पे तीन नदियाँ एक जगह इकट्ठी हो रही हों। तो ऐसा त्रिवेणी संगम बनाती है, वो किस किस नदी के साथ मिलकर बनाती है? तो चंबल नदी में बनास और सीप नदियाँ जो हैं वो आकर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। तो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। किस किस नदी के साथ में? चंबल, बनास, चंबल, बनास और सीप नदियाँ जो मिलती हैं, उस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरी गड्ढायुक्त भूमि, जहाँ वन क्षेत्रों की अधिकता है, डांग क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से डांग क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है? तो वो हो गया आपका चंबल नदी। और डांग क्षेत्र की जगह बीहड़ क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी आपकी चंबल नदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनमें। देखिए, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, हर चीज़ से, हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है बनास नदी। तो इसका उपनाम जो है वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस नदी का नाम वन की आशा है, या वर्णासा है, या फिर वशिष्ठी है? तो उपनाम आपको ध्यान होने चाहिए। तीनों नाम बनास नदी के उपनाम हैं। आगे इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम राजस्थान में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से। तो दोस्तों, चंबल नदी का कहाँ था? तो वो था जानापाव की पहाड़ियों से। और बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो वो हो गया आपका खमनोर की पहाड़ियों से। बहाव क्षेत्र देखते हैं। बहाव क्षेत्र जो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहते हुए रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। तो बहाव क्षेत्र हो गया राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? तो वो हो गया आपका रामेश्वरम। आगे देखते हैं, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली ये नदी है, सबसे लंबी नदी है जो 480 किलोमीटर बहती है। इम्पोर्टेंट है, बनास नदी जो है वो राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली नदी है और सबसे लंबी नदी है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बरसाती नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। राजस्थान में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो हो गया आपका बनास नदी। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेड़च है, कोठ्यारी है, खारी है, मानसी है और मोरेल नदी है। ये इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, बाकी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे चंबल त्रिवेणी संगम बनाती थी, वैसे ही बनास नदी भी त्रिवेणी संगम बनाती है। तो वो किस किस नदी के साथ मिलकर बनाती है? तो बनास, बेड़स और मैनाल
किस जगह बनाती है? तो भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है मांडलगढ़ के पास में बिगोद नामक स्थान है। तो भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेडस और मैनाल नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। आगे देखते हैं, बनास नदी टोंक ज़िले में सर्पाकार की हो जाती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी टोंक ज़िले में सर्प के आकार की, मतलब सर्प यूँ चलता है तो कौन सी नदी सर्प के आकार की हो जाती है? तो वो हो जाती है बनास नदी। टोंक ज़िले में बिसलपुर बांध इसी नदी पर निर्मित है। इम्पोर्टेंट है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? तो वो हो गया आपका टोंक ज़िले में। नेक्स्ट जो है वो है बेडस नदी। तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम जो है वो है आयड़ नदी। देखिए इसको बेडस नदी भी कहा जाता है और इसका जो दूसरा नाम है वो है आयड़ नदी। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 190 किलोमीटर। इसका बहाव क्षेत्र है उदयपुर चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। प्रारंभ में इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है तथा उदय सागर झील के उपरांत बेडस नदी कहते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि किस नदी को उदय सागर झील के पहले आयड़ नदी कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बेडस नदी। तो नेक्स्ट है, इसकी सहायक नदियां हैं वो हो जाएंगी गंभीरी नदी है, गुजरी नदी है और वागन नदी है। नेक्स्ट जो है वो है पार्वती नदी। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी में सीहोर से निकलकर राजस्थान में यह बारां में प्रवेश करती है। तो उद्गम कहाँ से हो गया? सीहोर। ये सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी के अंदर सीहोर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये बारां में प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है बारां कोटा में बहकर सवाई माधोपुर में कोटा की सीमा पर बलिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों अब देख लीजिए कि इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है। तो कोटा बारां में बहती हुई सवाई माधोपुर में चंबल के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है काली सिंध। तो काली सिंध का जो उद्गम है वो होता है देवास मध्य प्रदेश के पास। उद्गम कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश के पास। बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है। देखिए काली सिंध देवास नामक स्थान से निकलकर बागली गांव की पहाड़ियों से राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है यह झालावाड़, बारां तथा कोटा की सीमा पर बहकर कोटा के पास नौनेरा ग्राम के समीप चंबल में मिल जाती है। तो यह भी किसकी सहायक हो गई? चंबल की सहायक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो वो हो गई आहू नदी है, परवन है, निवाज है और उजाड़ नदी है। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। नेक्स्ट नदी जो है परवन नदी। तो मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में प्रवेश कर झालावाड़, कोटा तथा बारां में बहकर काली सिंध में मिल जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ हो गया? झालावाड़, कोटा और बारां निकलकर काली सिंध में मिल जाती है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही है दोस्तों कि इसके ऊपर एक अभयारण्य है शेरगढ़ अभयारण्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी पर स्थित है? तो वो हो गया आपका परवन नदी पर। इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है गंभीरी नदी। यह बेडस की सहायक नदी है जो चित्तौड़गढ़ में बहती है। कई बार बेडस की सहायक नदियों के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो गंभीरी बेडस की सहायक नदी
है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट नदी है बाणगंगा। दोस्तों इसका प्राचीन नाम जो है वो है अर्जुन की गंगा। इसका उद्गम जो होता है बैराट की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 380 किलोमीटर है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो बहाव क्षेत्र है जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। दोस्तों इसका जो उद्गम है वो बैराट की पहाड़ियों से है। इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है और राजस्थान में बहती हुई जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। आपको बता दें कि बैराट जो उद्गम वो था अपना, बैराट जो सभ्यता थी वो इसी नदी के किनारे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कुराल नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ऊपर माल के पठार से होता है, इसके लिए इतना काफ़ी है। आहू नदी जिसका उद्गम होता है सूसनेर मध्य प्रदेश से। तो और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस नदी पर आहू नदी के किनारे गागरोन का किला स्थित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्न में से गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है आहू और काली सिंध नदियाँ। नेक्स्ट है मेज नदी जो उद्गम होता है बिजोलिया, भीलवाड़ा से और सहायक नदियां हैं बाजन, कुराल और मांगली। दोस्तों इसके लिए इतना काफ़ी है। और लास्ट जो है वो है कोठ्यारी। तो कोठ्यारी का उद्गम कहाँ से होता है, वो है दिवेर राजसमंद से। और इस कोठ्यारी नदी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है, उसका नाम है मेजा बांध। तो उस मेजा बांध कहाँ पर है, तो वो है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो वो देख लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर अभी अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था। तो इसका कितना था आप वो प्रतिशत, वो था 60.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है माही, बनास, चंबल और साबरमती। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि चंबल नदी का उद्गम स्थल वो कहाँ से है, जानापाव की पहाड़ियों से। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो चंबल अभी अपन ने देखा था कि चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ के पास में। चंबल की कुल लंबाई है, तो आप देख लीजिए, अभी बताया था आपको कि चंबल की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अगर कुल लंबाई से पहले पूछ लेता कि राजस्थान में कुल लंबाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 135 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी वन की आशा कहलाती है। तो आपको बताया था अभी कि बनास नदी जो है उसका नाम वन की आशा, वनासा और वशिष्ठी नदी उपनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो हो जाएगा आपका खमनोर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है आहड़ नदी का उद्गम स्थल है। तो आहड़ नदी को देखिए, इसको बेडस भी कहते हैं और आहड़ भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका गोगुंदा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोठ्यारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। तो कोठ्यारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है, भीलवाड़ा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठ्यारी नदी किस स्थान पर ये बनारस नहीं है, ये यहाँ पे बनास होगा। कोठ्यारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? तो अभी बताया था आपको। तो इसमें ऑप्शन है भीलवाड़ा, बीगोद, बिनोद, पिनाहट और रामेश्वर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों, वैसे कोठ्यारी नदी जो है वो भीलवाड़ा में नहीं, देवली में, एक देवली नामक एक स्थान है टोंक ज़िले में, वहाँ पे कोठ्यारी नदी बनास में आकर मिलती है। लेकिन टोंक इसमें ऑप्शन नहीं है। और जो देवली है, देवली और टोंक की जो देवली स्थल है वो भीलवाड़ा के समीप है, तो भीलवाड़ा ऑप्शन है, तो भीलवाड़ा से टच होती है, तो इसका राइट आंसर हो गया भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम है? आप देख लीजिए, अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों ही आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बनास, लोनी, चंबल और माही। तो यही है राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बनास, लोनी, चंबल और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है माही जाखम, लोनी सूकड़ी, बनास मेज और चंबल पार्वती। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे असुमेलित है हो जाएगा यहाँ पे। तो असुमेलित, देखिए माही और जाखम जो हैं वो सुमेलित हैं, लोनी सूकड़ी सुमेलित हैं, चंबल पार्वती सुमेलित हैं, बनास और मेज जो हैं वो असुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास और मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है? तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वैसे अपन ने देखा नहीं है, तो इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक जो अपवाह प्रवाह नदी है वो हो जाएगी आपकी कांकनी नदी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।